हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ हिस्ट्री पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का यह जो है साइंस का 15वां अध्याय है प्रकाश। प्रकाश के बारे में आप जानते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपको फिजिक्स के बहुत सारे जो क्वेश्चन बनते हैं प्रकाश से वो पूछे जाते हैं। तो ये बेसिक जो क्वेश्चन होता है यहाँ से आपको उठाया जाता है। क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार बनते हैं और बहुत ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं यहाँ से आपको देखेंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ से बेसिक क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछा जाता है तो यहाँ से बहुत बार पूछा जाता है। तो चलिए ये इम्पोर्टेंट चैप्टर को शुरू करते हैं। नाम है प्रकाश, ये क्लास 7 साइंस का है। लिखा गया है कि आपने पतली झिर्री अथवा छिद्र से सूर्य के प्रकाश के किरण पुंज को कमरे में प्रवेश करते हुए देखा होगा। स्कूटर, कार तथा रेलगाड़ी के इंजनों के अग्रदीपों मतलब हैंड जो लैंप होता है से आते प्रकाश के किरण पुंजों को भी आपने अवश्य देखा होगा। इसी प्रकार टॉर्च से भी प्रकाश के किरण पुंज को आपने देखा होगा। जो टॉर्च से प्रकाश जाती है वो संभवतः आप में से कुछ ने लाइट हाउस या विमानपत्तन मतलब एयरपोर्ट के टावर के सर्च लाइट के किरण पुंज को देखा होगा। ये अनुभव है क्या संकेत करते हैं? ये देख सकते हैं ट्रेन का जो अग्रदीप है, ये क्या है? ट्रेन का अग्रदीप। ये क्या है? प्रकाश पुंज है। किरण पुंज, ये क्या है? किरण पुंज है। ये देखिए लाइट हाउस है। ये क्या है? लाइट हाउस। ऊपर में आपको दिख रहा है, ये क्या है? लाइट हाउस है। ये आपको जो दिख रहा है। आगे है प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। प्रकाश क्या है? सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। देखिए कक्षा 6 में आपने पढ़ा भी है और इस क्रियाकलाप में उसने एक मोमबत्ती की लौ ज्वाला की और पहले एक सीधी पाइप से और फिर जो है मुड़े हुए पाइप से देखा था। तो प्रकाश जो है सीधी पाइप से आपको देखते हैं तो क्या होता है? सीधे गमन कर रही है। अगर टेढ़ा मेढ़ा पाइप है तो ये गमन आपको वहाँ पर पहुँचते हुए नहीं दिखाई देती है। ठीक। आगे है बुझो मुड़े हुए पाइप से मोमबत्ती की लौ को क्यों नहीं देख पाया था? तो क्यों? तो ये गमन क्या है? सीधी रेखा में गमन प्रकाश नहीं कर रही है। क्या क्रियाकलाप दर्शाता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है? तो हाँ, प्रकाश क्या किस रेखा में? तो सरल रेखा में गमन करती है। हम प्रकाश के पथ को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि जब प्रकाश किसी पॉलिश किए हुए या चमकदार पृष्ठ सतह पर पड़ता है तो क्या होता है? देखिए क्या होता है तब? ये दृश्य जो दिखाया गया है कि प्रकाश सीधा रेखा में गमन कर रहा है, ये क्या है? टेढ़ा-मेढ़ा है। तो यहाँ पर प्रकाश गमन नहीं कर रहा है, मुड़े हुए पाइप है। देखिए प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो प्रकाश की दिशा को परिवर्तित करने की एक विधि यह है कि इसे किसी चमकदार पृष्ठ पर डाला जाए। जब हम किसी चमकदार पृष्ठ पर डालेंगे तो वो फिर लौट के वापस चला जाता है, परावर्तित हो जाता है। ठीक? यही यहाँ पर दिखाया गया है। उदाहरण के लिए स्टेनलेस इस्पात की चमकदार प्लेट अथवा इस्पात की चमकदार चम्मच प्रकाश की दिशा को परावर्तित कर सकती है। जब वह पृष्ठ की दर्पण की भांति कार्य कर सकता है तथा प्रकाश के पथ को बदल सकता है। क्या आपने कभी जल में पेड़ों अथवा इमारतों का परावर्तन देखा? देखते होंगे कि जल और में आपको पेड़ की जो है चित्र दिखाई देते हुए क्या परावर्तित हो रही है। ये देख रहे हैं कैसे परावर्तित है? जल में वस्तुओं का परावर्तन किस प्रकार है देख सकते हैं। ये क्या है? ऊपर है पेड़, यहाँ पर पानी में भी आपको पेड़ दिखाई दे रहा है। ये क्या परावर्तित हो रहा है? वो दूसरे की ओर जा रहा है मतलब लौट रहा है। कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य कर सकता है। जब प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है तो क्या होता है? वो परावर्तित हो जाता है। ये यहाँ पर दिया गया है कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। क्या कहता है? दर्पण जब उस पे प्रकाश पड़ता है तो वो दिशा को बदल देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जब ये परिवर्तन हो जाएगा इसी को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या आपको यह क्रियाकलाप याद है जिसमें आपने यह टॉर्च के रूप के प्रकाश को दर्पण द्वारा परावर्तित कराया था? तो आपने देखा था दर्पण के द्वारा इसमें डालेंगे टॉर्च का प्रकाश ऐसे आया, दर्पण पर पड़ा तो ये क्या हुआ? परावर्तित हो गया। तो ये जो है प्रकाश का परावर्तन इस प्रकार से हो रहा है। यहाँ पर देखिए एक चित्र के माध्यम से पंचतंत्र की कहानी में ये दिखाया गया है कि पहेली को पंचतंत्र की शेर और तथा खरगोश की कहानी याद आ रही है जिसमें खरगोश ने
शेर को पानी में उसका परावर्तन दिखाकर मूर्ख बनाया था। क्या किया था तो खरगोश को पानी में उसका ही चेहरा दिखाकर कहा कि आपको नीचे से कोई शेर आपको चैलेंज कर रहा है। तो ये देख सकते हैं कैसे उसको मूर्ख खरगोश ने बनाया था। ये कुएँ के पानी द्वारा परावर्तन के रूप में जो है यहाँ पर दिखाया गया है। आइए इसी के अनुरूप यहाँ पर क्रियाकलाप करने के लिए कहता है, जो एक टॉर्च लीजिए और इसके काँच को चित्र 15.5 में दर्शाए अनुसार काले रंग के चार्ट पेपर के टुकड़े से ढकिए। जिसमें 3 पतली झिर्रियाँ मतलब स्लिट बनी हो। लकड़ी के किसी चिकने बोर्ड पर एक अन्य चार्ट पेपर की एक शीट फैलाइए। चार्ट पेपर पर समतल दर्पण की एक पट्टी ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखिए। अब टॉर्च की झिर्रियों से निकलने वाले प्रकाश किरण पुंज को दर्पण पर डालिए। टॉर्च को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि इसका प्रकाश बोर्ड पर लगे जो है चार्ट पेपर बोर्ड पर जो लगा हुआ चार्ट पेपर है के अनुदिश उसको दिखाई दे। अब इसकी स्थिति को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि टॉर्च का प्रकाश समतल दर्पण पर एक कोण बनाते हुए टकराए। ठीक? जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि जब हम इस पे काँच पे मारते हैं तो इस पे जो है टकराता है और ये फिर लौट के चला आता है। जो एक समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन यहाँ पर देख सकते हैं। क्या? टॉर्च का लाइट गया समतल दर्पण पर और ये लौट के फिर से यहाँ पर परावर्तित हो गया। क्या हुआ? ये लौट गया, परावर्तन हो गया इसमें। तो क्या दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा परिवर्तित कर देता है? तो हाँ, क्या करता है? परावर्तित दिशा को कर देता है। जिस प्रकार से आया उसी प्रकार से नहीं बल्कि दूसरे प्रकार से लौट रहा है। अब टॉर्च को थोड़ा-सा इधर-उधर इस प्रकार हटाइए कि दर्पण पर प्रकाश पड़ता रहे। क्या आप परावर्तित प्रकाश की दिशा में कोई परिवर्तन देखते हैं? तो आप देख रहे हैं क्या होता है? परिवर्तित हो रहा है। परावर्तित प्रकाश की दिशा के अनुदिश दर्पण में देखिए, क्या दर्पण में आपको टॉर्च पर लगी झर्रियाँ दिखाई देती है? यह झिर्रियों का प्रतिबिंब है। देखिए आपने ये पढ़ लिया। आगे है कि इसके बारे में भी हमने पढ़ा कि परावर्तित प्रकाश की दिशा के अनुदिश दर्पण में देखिए, क्या दर्पण में आपको टॉर्च पर लगी झिर्रियाँ दिखाई देती है? तो यह झिर्रियाँ का प्रतिबिंब, ये जो झिर्री देख रहे हैं ये क्या है? ये उसका ही प्रतिबिंब, ये उसका प्रतिबिंब है। आगे है पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पर पहेली जानना चाहती है कि हमें वस्तुएँ कैसी दिखाई देती है? बोझों का विचार है कि वस्तुएँ तभी दिखाई देती है जब प्रकाश उनसे परावर्तित होकर हमारी आँखों तक पहुँचे। ये बहुत बार यहाँ से टॉपिक पूछा गया है। कैसे दिखाई देती है? जब ये परावर्तित होकर हमारी आँखों तक पहुँचता है तभी हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। क्या आप उसे समझते हैं? तो ये से आप सहमत होते हैं। देखिए क्रियाकलाप यह दर्शाता है कि प्रकाश समतल दर्पण से किस प्रकार परावर्तित होता है। आइए दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंबों से खेलें तथा उनके विषय में कुछ और अधिक जानकारी प्राप्त करें। देखिए क्रियाकलाप 15.2 है। चेतावनी भी यहाँ पर दिया गया है कि जलती हुई मोमबत्ती का उपयोग करते समय सावधानी बरतेंगे। इस क्रियाकलाप को यदि अपने अध्यापक या घर के किसी बड़े सदस्य की उपस्थिति में करें तो ये अच्छा होगा। आगे है एक समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखिए। मोमबत्ती की लौ को दर्पण में देखने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इसी प्रकार की एक मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी हो। जो मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी प्रतीत होती है, दर्पण द्वारा बनाया गया मोमबत्ती का क्या है? प्रतिबिंब है। जो आपको मोमबत्ती रखे हैं और उसका प्रतिबिंब यहाँ दिखाई दे रहा है, तो वो क्या है? उसका प्रतिबिंब है। दर्पण के द्वारा वो प्रतिबिंब बनता है। जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे रखी हो प्रतीत होती है, दर्पण द्वारा बनाया गया मोमबत्ती का क्या है वो? प्रतिबिंब है। यहाँ मोमबत्ती किसी बिंब मतलब होता है क्या? वस्तु। बिंब मतलब वस्तु का उदाहरण है। ये मोमबत्ती जो है किसी वस्तु का उदाहरण है, बिंब का उदाहरण है। अब मोमबत्ती को दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों में रखिए। प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंब को देखिए। क्या प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब सीधा है? आप देखेंगे तो प्रत्येक दिशा में प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा नहीं होता। आपको कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर आपको दिखता है। क्या प्रतिबिंब की लौ बिंब की लौ की भांति मोमबत्ती के ऊपरी सिरे पर दिखाई दे रही है? इस प्रकार के प्रतिबिंब को सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। जब ये सीधा होगा, इधर-उधर नहीं होगा, तब इसको हम सीधा प्रतिबिंब कहेंगे। जब इसको आप देखेंगे सीधा ही दिख रहा है, ना इधर ना उधर, तो इसको सीधा प्रतिबिंब। जब ये दिखने लगेगा तब ये उल्टा प्रतिबिंब, जब ये तिरछा प्रतिबिंब बनने लगेगा। क्या प्रतिबिंब की लौ बिंब की लौ की भली-भांति मोमबत्ती के ऊपरी सिरे दिखाई दे रही है? इस प्रकार के प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं? जो उस प्रकार के प्रतिबिंब बने उसको हम सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। दर्पण जो है समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब में सीधा बिंब
सीधा तथा बिंब के समान मतलब आमाप साइज का दिखाई देता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ना इधर ना उधर दिखाई दे रहा है, क्या ये सीधा ही दिखाई दे रहा है। बिंब पर समतल दर्पण में जो है मोमबत्ती का प्रतिबिंब किस प्रकार दिखाई दे रहा है, ये समतल दिखाई दे रहा है, ना कि ना आपको टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दे रहा है। ठीक, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सीधा प्रतिबिंब या समतल दर्पण में दिखाता हुआ ये प्रतिबिंब क्या है, समान है। आगे है, बुझो ने अपनी नोटबुक में लिखा, क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि दर्पण चाहे छोटा हो या बड़ा, मेरा प्रतिबिंब मेरे साइज के समान ही बनता है। यहाँ पर से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई भी वस्तु जो है, बिंब जो है बड़ा हो या छोटा हो, ये क्या होता है, प्रतिबिंब मेरे साइज का ही दिखता है। यहाँ पर से भी पूछा जाता है कि अगर दर्पण के आगे आप खड़ा है तो बिंब जो है छोटा बनता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है। अब दर्पण के पीछे एक पर्दा ऊर्ध्वाधर रखिए। पर्दे पर मोमबत्ती का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। क्या क्या आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं? अब पर्दे को दर्पण के सामने रखिए। क्या अब आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं? क्या आप देखेंगे कि किसी भी स्थिति में मोमबत्ती का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आप देखेंगे तो पर्दे पर प्रतिबिंब किसी भी प्रकार पर से ये प्राप्त नहीं होगा प्रतिबिंब। दर्पण से प्रतिबिंब की कितनी दूरी कितनी है, आइए एक क्रियाकलाप से हम समझेंगे जो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है। देखिए, शतरंज का एक बोर्ड जो चेस बोर्ड होता है उसको लेने के लिए कहता है। यदि चेस बोर्ड उपलब्ध ना हो तो एक चार्ट पेपर का समान साइज का जो 64 वर्ग बनाइए इसमें, और पेपर के मध्य में एक मोटी रेखा खींचिए। इस रेखा पर एक समतल दर्पण को ऊर्ध्वाधर रखिए और दर्पण के सामने तीसरे वर्ग की सीमा पर कोई छोटी वस्तु जैसे पेंसिल, शार्पनर रखिए और दर्पण में यहाँ पर 15 में दिखाया गया है कि दर्पण में इसके प्रतिबिंब की स्थिति नोट करिए। अब वस्तु को चौथे वर्ग की सीमा पर रखिए। फिर से दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति नोट कीजिए। क्या आप दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा दर्पण के सामने रखे बिंब की दूरी में कोई संबंध पाते हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको दूरी और संबंध, यहाँ पर दर्पण है, यहाँ पर बिंब है, यहाँ पर आपको संबंध दिख रहा है। तो ये कैसा है, तो आपको उल्टा दिख रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो आप देखेंगे प्रतिबिंब की देखेंगे कि प्रतिबिंब दर्पण के उसके पीछे उतनी ही दूरी पर होता है। ये जितना दूरी यहाँ पर है उतनी ही दूरी उसके उधर होगा। जितनी कि दर्पण के बिंब की दूरी होती है, दोनों की दूरी क्या होती है, समान है। अब इसकी पुष्टि चार्ट पेपर मतलब चेस बोर्ड पर बिंब को किसी भी स्थान पर रखकर कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि समतल दर्पण पर प्रतिबिंब का निर्धारण जो होगा वो क्या होगा, समान होगा। दूरी उसकी क्या होगा, समान होगी। दर्पण में बिंब की दूरी क्या होगी, समान होगी। लेकिन आप देख रहे हैं क्या यहाँ पर, तो ये उल्टा है। यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, उल्टा है। ये भी क्या होगा, उल्टा ही होगा, मतलब समान होगा। यहाँ पर देखेंगे इसकी जो दिख रहा है यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो ये दूरी और ये दूरी में देखेंगे तो ये भी आपको यहाँ जैसे दिख रहा है वैसे ही पीछे भी आपको उल्टा दिख रहा है, जो वो क्या है, समान है। ठीक, आगे है, पहेली ने अपनी नोटबुक में लिखा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बनता है, तो पीछे बनता है। यह सीधा होता है, बिंब के साइज के समान होता है तथा दर्पण के प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के सामने बिंब की दूरी के बराबर होती है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये आपको पूछा जाता है क्वेश्चन। एक बार हम पुनः इसको पढ़ते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, पीछे बनता है। और यह कैसा होता है, सीधा होता है, बिंब के साइज के समान होता है। यह दर्पण के यह जो है तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, इसका जितना दूरी है दर्पण के सामने बिंब की दूरी के बराबर, ये क्या होगा, दर्पण के सामने बिंब की दूरी के बराबर होती है। अब देखिए दक्षिण या वाम। जब आप समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो क्या वह ठीक आपके जैसा दिखाई देता है? क्या कभी आपने ध्यान दिया कि आप
तथा दर्पण के आपके प्रतिबिंब का एक रोचक अंतर है। आइए इसके बारे में हम अब देखते हैं। जो आप जो दाहिना हाथ उठाते हैं तो बायाँ दिखता है, बायाँ उठाते हैं तो दाहिना दिखता है, उल्टा बनता है। तो इसी को यहाँ पर दर्शाया गया है। प्रतिबिंब में दक्षिण हाथ वाम प्रतीत होता है। यहाँ पर देख सकते हैं दक्षिण जो हाथ प्रतीत हो रहा है। देखिए लिखा गया है कि एक समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपने प्रतिबिंब को देखिए। अपने दक्षिण मतलब दाहिने, दक्षिण मतलब दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए। आपका प्रतिबिंब अपना कौन-सा हाथ ऊपर उठाता है, कैसा उठाता है? तो ये जब दाहिने उठाएँगे तो ये कैसा दिखाएगा? तो बायाँ दिखाएगा। अब सामने जो अपने बाम मतलब बाएँ कान को स्पर्श कीजिए। अब बाएँ कान को आप स्पर्श करेंगे, आपके प्रतिबिंब में हाथ आपके किस कान को स्पर्श करता है? ध्यानपूर्वक देखिए, आप देखेंगे कि प्रतिबिंब में दक्षिण बाम जो होता है, दक्षिण भाग, बायाँ भाग जो होता है दक्षिण दाहिना मतलब दक्षिण मतलब दाहिना, बाम मतलब बायाँ दिखाई पड़ता है। क्या होता है? दक्षिण जो होता है वो बायाँ दिखाई देता है और बायाँ जो होता है वो दक्षिण दिखाई देता है, ठीक? दक्षिण कैसे होगा? तो जो दाहिना होगा वो बायाँ में दिखाई देगा, जो बायाँ होगा वो दक्षिण मतलब दाहिने में दिखाई देगा, ठीक? इस प्रकार आप समझ गए होंगे। देखिए बुझो ने सड़क पर एक रोगी वाहक एम्बुलेंस देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि इसके आगे का कि शब्द जो है एम्बुलेंस विचित्र प्रकार से लिखा हुआ है। ये कैसे उल्टा लिखा होता है, क्या होता है? उल्टा लिखा होता है। ये आप देखेंगे तो ये उल्टा है। कैसे है? ये है ये है इस क्यों? तो लाइट जब पड़ता है किसी भी जब हम उत्तर दर्पण में देखते हैं आईने को पीछे से, तो ये एम्बुलेंस हमको उल्टा दिखाई देगा, लेकिन इसी को हम उल्टा ही लिख देंगे, तो ये कैसा? सीधा दिखाई देगा। इसी प्रकार से ये सीधा दिखाई देता है। जब उल्टा पड़ता है तो सीधा पड़ रहा है तो वो उल्टा आपको दिखाई देगा। जब दायाँ हमको बायाँ दिखाया, बायाँ दायाँ दिखाया है, उसी प्रकार एम्बुलेंस जब लिखा रहता है तो वो हमको सीधा दिखाई देता है गाड़ी पर जो उल्टा लिखा रहता है। ठीक? ध्यान दीजिए कि केवल पास मतलब साइड में ही यह अदला-बदली हुई है। प्रतिबिंब उल्टा ऊपर का भाग नीचे नहीं दिखाई देता है। आप देखेंगे तो दाहिना और बाएँ में ही दिखाई देगा, लेकिन ये जो भाग है ये नहीं बदलता है, ये नहीं होता है, साइड ही बदलता है लेकिन बीच का भाग नहीं बदलता, ये आप जानते ही होंगे। अब एक कागज़ के टुकड़े पर अपना नाम लिखिए तथा इसे समतल दर्पण के सामने पकड़ कर रखिए। यह दर्पण में कैसा दिखाई देता है? देखेंगे तो कैसा? तो ये आपको उल्टा दिखाई देगा। क्या आप समझ सकते हैं कि रोगी वाहनों पर शब्द एम्बुलेंस के चित्र जो होते हैं भली-भाँति क्यों लिखे रहते हैं? अब जब रोगी वाहक के आगे जाने वाले वाहनों के चालक अपने पश्च दृश्य दर्पण मतलब पीछे के जो दृश्य हैं, दिखाने वाला दर्पण जो होता है, तो वे रोगी वाहक पर लिखे एम्बुलेंस को स्पष्ट पढ़ सकते हैं और उसे आगे जाने के लिए रास्ता दे देते हैं। हम में से प्रत्येक का यह कर्तव्य है कि रोगी वाहन का रास्ता रोके बिना उसे आगे जाने दें। आपने देखा कि स्कूटर या कार के पास मतलब पीछे का जो बगल का जो दर्पण होता है, जो पीछे देखने के लिए में सभी वस्तुओं के प्रतिबिंब स्वयं वस्तुओं से छोटे दिखाई देते हैं। क्या होता है? ये छोटा हुआ जब हम देखेंगे पीछे गाड़ी को तो हमको जो पास में लगा हुआ दर्पण है उससे जो है हमको आगे जो पीछे वाला गाड़ी है वो क्या होगा? छोटा दिखाई देगा। क्या आपको कभी ऐसा आपने कभी ऐसा सोचा है ऐसा क्यों होता है? इसके बारे में भी देखिए यहाँ पर अब दर्पण के बारे में पढ़ाया गया है कि गोलीय दर्पणों की खेल। अब हम गोलीय दर्पण से खेल देखेंगे कैसा जो है कौन-सा चित्र दिखाई कैसा देता है छोटा, बड़ा या जो है समान। पहली तथा वो सायंकाल भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। बूझों ने स्टेनलेस इस्पात की एक प्लेट उठाई और उसमें अपना प्रतिबिंब देखा। अरे! यह प्लेट तो समतल दर्पण की भाँति कार्य करती है। मेरा प्रतिबिंब सीधा तथा समान साइज का है। पहेली ने अपना प्रतिबिंब इस्पात की चम्मच के बाहरी अथवा पीछे वाले पृष्ठ का उपयोग करके देखा। पहेली ने कहा, "बूझो इधर देखो, मैं भी अपना सीधा प्रतिबिंब देख सकती हूँ। यद्यपि यह साइज में छोटा है, यह चम्मच भी एक प्रकार के दर्पण की भाँति कार्य करती है।" आगे है कि आप भी चम्मच या कोई भी वक्रित चमकदार पृष्ठ का उपयोग अथवा प्रतिबिंब देखने के लिए कर सकते हैं।
अब देखिए क्रियाकलाप 15.5 है, उसमें हम देखेंगे। तो स्टेनलेस इस्पात की एक चम्मच लीजिए और चम्मच के बाहरी पृष्ठ को अपने चेहरे के पास लाइए तथा इसमें देखिए क्या आप इसमें अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं? आपने जैसा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखा था, क्या यह प्रतिबिंब उससे भिन्न है? क्या यह प्रतिबिंब सीधा है? क्या इसका साइज़ बिंब के समान है या छोटा है या बड़ा है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चम्मच के बाहरी पृष्ठ पर बना प्रतिबिंब आपको दिख रहा है? समान है? समान आपको दिख रहा है? छोटा या बड़ा है? क्या ये छोटा है? देखेंगे यहाँ पे तो लिखा गया है कि अब चम्मच के भीतरी पृष्ठ का उपयोग करके अपना प्रतिबिंब देखिए। यहाँ पर देखिए भीतरी पृष्ठ जो आपने देखा था ये भीतरी पृष्ठ हो सकता है कि इस बार आपको अपना प्रतिबिंब सीधा तथा बड़ा दिखाई दे। इसमें क्या होगा? सीधा और बड़ा दिखाई देगा। यदि आप अपने चेहरे से चम्मच की दूरी बढ़ाएँ तो संभव है कि आप अपना प्रतिबिंब क्या देखेंगे? तो उल्टा देख पाएँगे। अपने चेहरे के स्थान पर आप अपने पेन अथवा पेंसिल की जो है तुलना कर सकते हैं, प्रतिबिंब की जो है इससे तुलना कर सकते हैं। प्रतिबिंब देख सकते हैं ये भीतरी जो है प्रतिबिंब ये किसका है? तो भीतरी का है। चम्मच का वक्रित चमकदार पृष्ठ एक दर्पण की भांति कार्य करता है। गोलीय दर्पण वक्रित दर्पण का सबसे बड़ा अधिक सामान्य उदाहरण है। क्या है गोलीय दर्पण? वक्रित दर्पण का सबसे एक सामान्य उदाहरण है। देखिए यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। ये क्या है? जो किसी पृष्ठ जो गोलीय दर्पण है उसका परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो उसको क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है जबकि उसकी याद रखेंगे चम्मच का जो भीतरी है वो किसका काम करेगा? तो अवतल और जब ये बाहर होएगा, ये बाहरी है तो ये उत्तल की तरह काम करेगा। कि याद रखना यहाँ से बाहर का काम ये उत्तल होगा और भीतर का काम अवतल होगा, ठीक? देख सकते हैं यहाँ पर परावर्तक पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ है। ये क्या है? ये भीतरी है, ये बाहरी है, ठीक? ये क्या है? अवतल है। ये क्या है? तो उत्तल है। बाहर जब हो जाएगा तो ये उत्तल हो जाएगा, जब भीतरी होगा तब ये अवतल होगा। चम्मच में यहाँ पे याद रखना है आपको। देखेंगे अवतल तथा उत्तल दोनों जो दर्पण हैं, दर्पणों को गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं? रबर की एक गेंद लीजिए और तथा इसके एक भाग को चाकू अथवा आरी से काटिए। सावधान, गेंद काटने के लिए किसी अपने बड़े का जो है सहायता ले सकते हैं। कटी हुई गेंद का भीतरी पृष्ठ अवतल तथा बाहरी पृष्ठ जो है उत्तल कहलाता है। क्या होता है? कटी हुई जो भाग है ये भीतर का भाग है तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं अवतल और जो ये बाहर का जो भाग है इसको बोलते हैं उत्तल पृष्ठ, ठीक? यहाँ पर बताया भी गया है कि ये क्या है? ये उत्तल है और ये क्या है? अवतल है, ठीक? जब हम काट लिए हैं तो गोलीय दर्पण में जो बना भाग है, भीतर का भाग क्या होता है? अवतल होता है और बाहर का भाग उत्तल होता है। हम जानते हैं कि किसी बीम का समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये प्राप्त नहीं किसमें करेंगे? पर्दे पर। क्या आइए देखें क्या अब अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों के लिए भी सही है? देखिए चेतावनी यहाँ पर दिया गया है कि क्रियाकलाप में हम सूर्य के प्रकाश के किया जाना चाहिए। सूर्य के प्रकाश में किया जाना है, सावधान कभी भी सूर्य को या इसके प्रतिबिंब को सीधे मत देखें क्योंकि आप इससे क्या होगा? आपकी आँखें खराब हो सकती है। आप सूर्य के प्रतिबिंब को किसी पर्दे या दीवार पर बनाकर देख सकते हैं। देखिए जो है एक अवतल दर्पण लीजिए, इसके परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर रखकर पकड़िए। दर्पण से परावर्तित प्रकाश कि एक कागज़ की शीट पर प्राप्त करने का प्रयत्न करिए। कागज़ की शीट को तब तक आगे-पीछे समायोजित कीजिए जब तक कि आपको आपको एक तीक्ष्ण मतलब स्पष्ट चमकदार बिंदु प्राप्त ना हो जाए। यहाँ पर देख सकते हैं सूर्य के प्रकाश से अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता हुआ ये जो है चमकदार पृष्ठ, ठीक? इससे कागज़ क्या होगा? ये इससे जब ये पढ़ेंगे तो ये कागज़ में क्या होगा? अग्नि मतलब आग भी पकड़ लेता है। देखिए चमकदार बिंदु प्राप्त ना हो जाए, दर्पण तथा कागज़ की शीट को कुछ मिनट के लिए स्थिर रखिए। क्या कागज़ जलना प्रारंभ कर देता है? तो ये देखेंगे तो क्या होगा? ये कागज़ जलना प्रारंभ कर देगा। यह चमकदार बिंदु क्या होता है? वास्तव में सूर्य का प्रतिबिंब है। ध्यान रखिए यह प्रतिबिंब पर्दे कागज की शीट पर बन रहा है। कहाँ पर? कागज की शीट पर ये बन रहा है। याद रखना है किससे? तो अवतल दर्पण का उपयोग उपयोग करते हैं। ठीक
आगे है समतल दर्पण द्वारा बने मोमबत्ती की लौ के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जब आप समतल दर्पण द्वारा बने जो मोमबत्ती है, मोमबत्ती का लौ आप किसी पर्दे पर दीजिएगा, पर्दे पर, तो ये जो है प्रतिबिंब आप इसमें देख सकते हैं, ये नहीं बनेगा। क्यों? तो ये आप प्रतिबिंब जो है शीशे में जो परावर्तित हो जाता है, तो ये कपड़ा पर देखेंगे तो बिंब परावर्तित नहीं हो रहा है, तो इसीलिए बिंब जो है पर्दे पर नहीं बनता है, प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं बनता है। कोई भी वस्तु, जैसे बिंब मतलब क्या हुआ? वस्तु। तो इस प्रकार के जो प्रतिबिंब होते हैं, इसको हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, और इस प्रकार के प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं? जब हम पर्दे पर प्रतिबिंब जो बनता है, जो पर्दे पर बन गया प्रतिबिंब, जो आप दिए हैं लेकर कागज, और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप मोमबत्ती रख सकते हैं, रखते हैं, और इसका जो है मोमबत्ती का प्रतिबिंब यहाँ पर कागज पर बन गया है, तो ये इसको क्या कहते हैं? वास्तविक। और यही बिंब जो है यहाँ पर नहीं बन रहा है, तो ये कैसा हो गया? तो ये आभासी हो गया। आगे हम चलेंगे, तो आइए अब अवतल दर्पण द्वारा बने मोमबत्ती की लौ के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त करने का प्रयत्न करें। क्रियाकलाप 15.7 में है कि अवतल दर्पण को 15.15 में दिखाए गए जो अनुसार मेज पर रखे किसी स्टैंड, कोई प्रबंध जो दर्पण को स्थिर रख सके, का उपयोग किया जा सकता है। जो स्थिर रखेगा बिंब को, यहाँ पर जो दिखाया गया है 15.5 में, यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्थिर रख रहा है बिंब को, 15.5 यहाँ पर है, जो क्या है? ये स्थिर रखा है। तो ये क्या है? ये स्थिर है। ये देख रहे हैं दर्पण क्या है? स्थिर है। तो ये दर्पण से चला हुआ प्रकाश यहाँ पर से जैसे चला, तो यहाँ से प्रतिबिंब परावर्तित हो गया। ये बिंब जो है कैसे हुआ? परावर्तित हो गया। यही यहाँ पर आपको बतलाया गया। ये क्या है? अवतल दर्पण से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए दिया भी गया है, ठीक। और गत्ते की उपयोग कर किया जा सकता है। गत्ते की किसी सीट, मतलब 15 बाई 10 जो है सेंटीमीटर पर एक सफ़ेद कागज चिपकाइए, और यह एक पर्दे पर कार्य करेगी। मेज पर एक जलती हुई मोमबत्ती दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, जब हम 50 सेंटीमीटर की दर्पण की यहाँ पर देख सकते हैं, ये कागज है, और यहाँ की दूरी जो है ये 50 सेंटीमीटर, कितना है? तो 50 सेंटीमीटर है। इसको इस प्रकार से हम रखेंगे। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो है बने, वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या है? कागज है। और यहाँ से जो दर्पण पर पड़ रहा है प्रकाश, जो बिंब पड़ रहा है, तो क्या है? समान है, मतलब वास्तविक है। यही जो है, जो यहाँ पर है, वही कहाँ पर? ये कागज पर बन रहा है, तो ये क्या है? वास्तविक हो गया। अवतल दर्पण द्वारा जो बना हुआ वास्तविक प्रतिबिंब है, इस प्रकार आप देख सकते हैं। पर्दे पर ये बना हुआ है। पर्दे पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करने का जो है प्रयत्न कीजिए। इसके लिए पर्दे को दर्पण की ओर अथवा दर्पण से दूर उस समय तक सरकाइए जब तक कि लौ तक का जो तीक्ष्ण प्रतिबिंब है प्राप्त ना हो। हम जो है इसको इस प्रकार से आगे करते जाएँगे कि तब तक जब तक कि इसका प्रतिबिंब आपको प्राप्त ना हो जाए। यही यहाँ पर बतलाया गया है, ठीक? और आगे है, ध्यान रखिए कि मोमबत्ती से दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश का जो है को पर्दा पर्दा बाधा ना पहुँचाए। यहाँ पर जो प्रकाश है, इस पर्दा पर जो है बाधा नहीं पहुँचाना चाहिए। क्या यह प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी है? क्या इसका साइज़ लौ जितना ही है? तो यहाँ पर क्या बताया गया था, यहाँ पर जब अवतल दर्पण से बनता हुआ प्रतिबिंब यहाँ देखेंगे, तो ये क्या है? वास्तविक है, ये समान दिख रहा है। अगर ये नहीं उस प्रकार से दिखेगा, तो क्या हो जाएगा? ये आभासी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब ये समान दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? वास्तविक हो जाएगा। देखिए, अब मोमबत्ती को दर्पण की ओर लाइए तथा इसे जो है इसे इससे अलग दूरियों पर रखिए। प्रत्येक अवस्था में पर्दे का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। अब परीक्षण जो यहाँ पर दिया गया है, उसके अंतर्गत आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे आपको दर्पण का जो मोमबत्ती के दर्पण है, अत्यंत निकट आने पर वो कैसा प्रतिबिंब आपको दिखाई देता है। वो क्या तब प्रतिबिंब जो है पर्दे पर बनना संभव होता है? तो आप देखेंगे जब अत्यंत निकट लाएँगे, ये देख रहे हैं, ये निकट आया हुआ है। तो ये जब निकट आएगा, तो ये प्रतिबिंब उस प्रकार से आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये कैसा हो जाएगा? ये आभासी हो जाएगा। अवतल दर्पण द्वारा जो बनता है
आभासी प्रतिबिंब वो निकट जब उसका जो है बिंब की दूरी जो है वो बहुत ही निकट जब आ जाएगी तो इसका जो बिंब बनेगा, दर्पण जो बनेगा, ये कैसा होगा? आभासी होगा। जब हम किसी भी दूरी में उसको 15 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर की दूरी में उसको हम देखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब जो बनता है ये बनेगा कैसा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। यही यहाँ पर दिखाया गया है कि 5 सेंटीमीटर में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो ये आपको आभासी प्रतिबिंब बनेगा। जब हम 50 सेंटीमीटर में देखेंगे तो ये कैसा बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक? ये बिंब से क्या होगा? छोटा या बराबर होगा, बड़ा होगा। यहाँ पर देखेंगे तो बड़ा होगा। क्या होगा? बिंब से बड़ा, यहाँ पर बिंब से क्या होगा? बड़ा होगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं ये क्या होगा? छोटा, बिंब से ये छोटा हो जाएगा। जब हम आगे बढ़ाते जाएँगे तो ये क्या होगा? छोटा होता जाएगा, बड़ा। यहाँ पर देख सकते हैं कैसे ये आभासी में देखेंगे तो ये बिंब कैसा है? ये दर्पण में आपको दिख रहा है कैसा? तो ये बड़ा दिख रहा है। तो ये 5 सेंटीमीटर में आपको बिंब से ये बड़ा दिखाई देगा। देखिए आगे हम देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब साइज में बिंब से छोटा या बड़ा हो सकता है। जो अवतल दर्पण से बनता प्रतिबिंब वो छोटा या बड़ा हो सकता है। प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी भी हो सकता है। जो है ये जो है प्रतिबिंब वास्तविक भी हो सकता है और आभासी भी हो सकता है जो अवतल दर्पण से बनता है। अवतल दर्पणों का उपयोग अनेक प्रयोजनों के लिए किया जाता है। अब देखिए इनके बारे में भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, किसके लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक? देखिए, संभवतः आपने डॉक्टरों को आँख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करते समय अवतल दर्पण का उपयोग करते देखा होगा। ये भी पूछा गया है तो नाक, कान, आँख, गले के जो परीक्षण निरीक्षण किए जाते हैं, किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग दाँतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। किस लिए? तो दाँतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक? ये बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। टॉर्च, कारों तथा स्कूटरों के अग्रदीप के परावर्तक पृष्ठ की आकृति कैसी होती है? अवतल होती है। ये जो देख रहे हैं ये कैसी आकृति है? तो ये अवतल आकृति है। टॉर्च में देखेंगे कार के जो अग्रदीप आगे का जो भाग होता है, ये आगे का भाग जो होता है वो अग्रदीप जो होता है वो अवतल दर्पण का बना होता है, अवतल दर्पण होता है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जो हेडलाइट होता है वो क्या हेडलाइट है? वो है अवतल दर्पण। ठीक? बुझो ने अपनी नई साइकिल की घंटी के चमकदार पृष्ठ में अपना प्रतिबिंब देखा। उसने देखा कि उसका प्रतिबिंब सीधा तथा साइज में छोटा है, सीधा है और साइज में छोटा है। उसे उत्सुकता है कि क्या घंटी भी एक प्रकार की गोलीय दर्पण है? क्या आप पहचान सकते हैं कि यह किस प्रकार का दर्पण है? तो क्या घंटी भी आपका दर्पण है? जो आपको बाहरी परत दिख रहा है तो क्या है? वो अवतल है। अंदर में दिखेगा तो क्या होगा? ये सॉरी, जो बाहर में है वो क्या है? उत्तल है। अंदर में क्या है? तो अवतल है। ठीक? ध्यान दीजिए घंटी की परावर्तक पृष्ठ क्या होती है? उत्तल है। परावर्तक पृष्ठ क्या है? उत्तल है। ये भी आपको अभी हमने बताया क्या है? ये पृष्ठ उत्तल है। ये क्या है? ये उत्तल है। अब देखिए क्रियाकलाप में दिया गया है कि अब अवतल दर्पण के स्थान पर उत्तल दर्पण को हम देखेंगे। दोहराइए अपने परीक्षणों के क्रियाकलाप की भली भांति यहाँ पर हम देख सकते हैं। ये देखिए ये आभासी है। क्या है ये? आभासी है। उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब है। यहाँ पर जो प्रतिबिंब है ये उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया। इसे भी आभासी भी था जो आपको सॉरी, आभासी में आपको दिख नहीं रहा था। ये पूरा जो है बड़ा दिख रहा था। लेकिन आप देखेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का छोटा प्रतिरूप यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये छोटा है। ये देख रहे हैं यहाँ पर आपको छोटा हुआ जो दिख रहा है उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया जो प्रतिबिंब है ये आपको छोटा दिखाई देता है। ये क्या है? छोटा प्रतिबिंब आपको दिख रहा है। वस्तु क्या है? छोटा दिख रहा है। तो ये आपको साइड मिरर में जो दर्पण दिखता है ये उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है ये? उत्तल दर्पण होता है। वही यहाँ पर अब बताया भी गया होगा। क्या आप उत्तल दर्पण का बिंब किसी भी दूरी के लिए वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं? क्या आप बिंब से बड़े साइज का प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? तो नहीं, बिंब से छोटे साइज का प्रतिबिंब आप वहाँ पर देखेंगे। देखिए क्या अब आप वाहनों के पास मतलब साइड का जो मिरर होता है का उपयोग किए जाने वाले दर्पण को पहचान सकते हैं। ये दर्पण क्या है? ये दर्पण उत्तल दर्पण है। ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के परिदृश्य का प्रतिबिंब बना सकते हैं। ये जो बहुत ही बड़े क्षेत्र का दृश्य जो है एक छोटे में बनाकर देता है। लेकर ये उत्तल दर्पण होते हैं। अतः ये चालकों को पीछे के अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्रों के वाहनों को देखने में क्या करता है? सहायता करता है। यहाँ पर पीछे के साइड मिरर में उत्तल दर्पण है और हेडलाइट में अवतल दर्पण है। दाँत वो
चिकित्सक के लिए किसका उपयोग करते हैं, कौन दर्पण का, तो अवतल दर्पण का। यहाँ से बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देख सकते हैं उत्तल दर्पण द्वारा पार्श्व दर्पण में जो उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण है। क्या? उत्तल। अब देखिए लेंस के बारे में है। लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब। लेंस कैसा होता है? उभरा और जो चिपटा होता है वो कैसा लेंस है, इसके बारे में भी बताया गया है। देखिए आपने आवर्धक लेंस मतलब जो हैंड लेंस होता है उसको देखे होंगे। यह बहुत ही छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए उपयोग में किया जाता है। ये क्या है? छोटे-छोटे प्रिंट को जो है आप इस लेंस से बड़ा करके पढ़ते हैं। संभवतः आपने इसका उपयोग कॉकरोच अथवा केंचुए के शरीर के भागों को देखने के लिए भी किया होगा। आवर्धक लेंस वास्तव में एक प्रकार का क्या है? ये लेंस होता है। एक प्रकार का ये आवर्धक लेंस है, ये एक प्रकार का क्या है? लेंस है। यहाँ पर देखिए आगे है कि लेंसों का उपयोग व्यापक रूप से चश्मों, दूरदर्शकों मतलब दूरबीनों तथा सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है। इस सूची में लेंसों के कुछ अन्य उपयोग जोड़ने का प्रयत्न कीजिए। कुछ लेंस लीजिए, उन्हें स्पर्श करके महसूस कीजिए। क्या आप केवल स्पर्श करके कुछ अंतर देख पाते हैं? वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे होते हैं, उत्तल लेंस कहलाते हैं। जो किनारा जो उसका किनारा है वो उसका अपेक्षा जो है यहाँ पर देख सकते हैं अ, दिखाया गया है कि जो लेंस जो होता है किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ये देख सकते हैं ये बीच में मोटा है, किनारा में क्या है? पतला है। तो ये लेंस कैसा होगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। और जो लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है, जो बीच में पतला होता है, यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है? बीच में पतला है। यहाँ पर देख सकते हैं बीच में मोटा है तो ये उत्तल हो गया, बीच में पतला है तो ये अवतल हो गया, ठीक? आप यहाँ पर समझ गए होंगे, जो बीच में पतला महसूस होता है वो क्या होता है? अवतल लेंस होता है। ध्यान दीजिए कि लेंस पारदर्शी होते हैं तथा इनमें से प्रकाश गुजर सकते हैं। लेंस क्या होता है? पारदर्शी होता है, इसमें प्रकाश दोनों में गुजर सकता है, ठीक? यहाँ पर चेतावनी भी दिया गया है कि लेंस से सूर्य को किसी चमकीले प्रकाश को देखना खतरनाक होता है। लेंस से जो है हम अगर चमकीले प्रकाश को देखेंगे तो क्या होगा? वो खतरनाक होंगे, ठीक? आपको उत्तल लेंस से सूर्य के प्रकाश को अपने शरीर के किसी भाग पर फोकसित ना करने के बारे में सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए क्रियाकलाप 15.9 में दिया भी गया है कि एक उत्तल लेंस अथवा आवर्धक लेंस लीजिए, इसे सूर्य के किरणों के मार्ग में रखिए और यहाँ पर में दर्शाए गए अनुसार में कागज़ की शीट को रखिए। लेंस तथा कागज़ के बीच की दूरी को उस समय तक समायोजित कीजिए जब तक कि आपको कागज़ पर एक चमकदार पहले भी इसके बारे में बताया गया है कि जब हम एक चमकदार वहाँ पर बिंदु जब बनने लगेगा तो क्या होगा? कागज़ का लेंस वहाँ पर जहाँ पर रखे हैं, वो स्थिर रखे हुए हैं, कुछ मिनट रखेंगे तो वो जलना प्रारंभ कर देगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तल लेंस द्वारा सूर्य का वास्तविक बिंदु ये है और यहाँ से देखें बहुत दूर तक यहाँ पर जब ये बन गया जाएगा प्रकाश का ये फोकसित हो जाएगा तो ये जलना प्रारंभ 1-2 मिनट में कर देगा। अब उत्तल लेंस को अवतल लेंस से बदल लीजिए। क्या अब भी आपको कागज़ पर चमकदार बिंदु दिखाई देता है? तो आपने पहले भी देखा है अवतल लेंस में भी बिंदु दिखाई देता है। इस बार आपको चमकदार बिंदु क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है? तो यहाँ पर जो है आप जब लेंस में देखें दर्पण में आपको दिख रहा था सॉरी लेंस में आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है। हमने दर्पणों के लिए देखा कि बिंब की जो है विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंबों की प्रकृति तथा साइज़ बदलते हैं। क्या लेंस में भी ये ऐसी मान्य है? के लिए मान्य है तो यहाँ पर हम उसके बारे में देखेंगे। सामान्यतः उत्तल लेंस पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को अभिसरित मतलब अंदर की ओर मोड़ना क्या होता है? अंदर की ओर मोड़ना अंदर की ओर मोड़ना कर देता है। इसीलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। जो अंदर की ओर मुड़ रहा है उसको अभिसारी लेंस। इसके विपरीत अवतल लेंस जो होता है आपतित प्रकाश को अपसरित बाहर की ओर मोड़ देता है, उसको बाहर की ओर जाने देता है, इसको बाहर की ओर। ये देख सकते हैं अंदर की ओर मोड़ दिया, ये बाहर की ओर गया, ये बाहर की ओर गया। तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक? जो बाहर की ओर जाता है इसको अपसारी बोलते हैं, जो अंदर की ओर आता है वो उसको अभिसारी बोलते हैं। ये याद रखना है, ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आगे है क्रियाकलाप में फिर दिया गया है कि एक उत्तल लेंस लीजिए तथा मेज पर रखे एक स्टैंड पर लगाइए जैसा कि आपने अवतल लेंस में किया था। मेज पर एक हुई मोमबत्ती जो होता है जलती हुई मोमबत्ती को लेंस के लगभग 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं 50 सेंटीमीटर की दूरी पर लेंस की दूरी यहाँ पर देख सकते हैं बिंदु बन रहा है। क्या है? एक प्रकाश की बिंदु बन रही है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको बनता हुआ प्रकाश में यहाँ ऐनक में जो उत्तल लेंस है उसके द्वारा जो है विभिन्न दूरियों में प्रतिबिंब आपको बनता हुआ दिख रहा है। विभिन्न दूरियों में रखे बिंब के लिए उत्तल लेंस का द्वारा बने प्रतिबिंब ये नज़दीक है तो ये दिख रहे हैं आपको दिख रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो दूर है तो यहाँ पर आपको
प्रतिबिंब जो है छोटा दिख रहा है, यहाँ पर छोटा प्रतिबिंब आपको दिख रहा है, ठीक। आगे है, इसका अर्थ यह है कि हम लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब को बीम की दिशा में देखते हैं, ठीक। लेंस की दूसरी ओर रखे कागज के पर्दे पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। आपको पर्दे को लेंस की ओर या लेंस से दूर जाना होगा, जिससे कि आपको लौ का स्पष्ट मतलब तीक्ष्ण प्रतिबिंब प्राप्त हो जाए। आपको किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, क्या यह वास्तविक है या आभासी है? आप देखेंगे जब ये आपको दूरी में देखेंगे तो यहाँ आपको वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। देखिए, अब लेंस से मोमबत्ती की दूरी बदलिए। जब हम उसको बदलेंगे दूरी, तो प्रत्येक अवस्था में कागज के पर्दे को सरकाकर इस पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। अवतल दर्पण के लिए जो के लिए किए गए क्रियाकलाप के अनुसार यहाँ पर परीक्षण कर सकते हैं। क्या बिंब की किसी स्थिति के लिए आपको ऐसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है जो सीधा तथा आवर्धित हो? क्या इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है? क्या वह वास्तविक है या आभासी है। ऐसा स्थिति में ही उत्तल लेंस को आवर्धित लेंस की भांति उपयोग किया जाता। इसको जो है इस प्रकार के जो हम करेंगे तो इसमें आवर्धित लेंस उत्तल लेंस का हम उपयोग करेंगे। इसी प्रकार जो है अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंबों का अध्ययन हम करेंगे। आप पाएंगे कि अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, आभासी, सीधे तथा बिंब के साइज के क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ये आप देखेंगे तो बिंब सीधा होता है और बिंब से क्या होता है, वस्तु से छोटा होता है। और क्या होता है, ये आभासी होता है, आपको आभासी दिखता है, ये जो है प्रत्यक्ष नहीं दिखता, क्या आभासी दिख रहा है, ठीक। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब देख सकते हैं। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब आप देख रहे हैं सीधा बन रहा है, लेकिन यह आभासी है। चारों तरफ यहाँ पर देख सकते हैं ये बन रहा है, ये पूरा बन रहा है, ठीक। अब देखिए, सूर्य का प्रकाश श्वेत अथवा रंगीन, ये यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जो है आपको इंद्रधनुष के बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या आपने आकाश में कभी इंद्रधनुष देखा है? आपने ध्यान किया होगा कि यह प्रायः वर्षा के पश्चात दिखलाई देता है। इंद्रधनुष याद रखना है, वर्षा जब हो जाती है तब उसके बाद ही इंद्रधनुष आपको दिखता है। जब सूर्य आकाश में क्षितिज के पास होता है, जब ये सूर्य जो है आकाश में क्षितिज के पास होता है, तो इंद्रधनुष आकाश में अनेक रंग के एक बड़े धनुष मतलब आर्क के रूप में दिखाई देता है। ठीक? आगे है कि इंद्रधनुष के कितने मतलब वर्ण होते हैं? 7 होते हैं। इसके बारे में आप जानते भी हैं। मोटे तौर पर इंद्रधनुष में 7 वर्ण होते हैं। कैसे-कैसे? तो लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैंगनी। आपने देखा होगा कि जब आप साबुन के बुलबुले बनाते हैं, तो वे भी रंग दिखाई सभी जो है देते हैं। इसी प्रकार जब प्रकाश किसी सीडी जो ये सीडी है से परावर्तित होती है, तो ये जो है अनेक जो वर्ण होते हैं, रंग हैं, ये दिखाई देते हैं। जो देख सकते हैं इस प्रकाश दिख रहा है तो ये रंग आपको दिखाई दे रहा है। पहेली आपको बताना चाहती है कि आप इंद्रधनुष तभी देख सकते हैं जब आपकी पीठ सूर्य की ओर हो। जब आपकी पीठ सूर्य की ओर होगी तभी आपको इंद्रधनुष दिखाई देगी। इन सब अनुभवों के आधार पर क्या हम यह कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश विभिन्न वर्णों का मिश्रण है? क्या है? विभिन्न वर्णों का, रंगों का मिश्रण है। क्रियाकलाप में यहाँ दिखाया भी गया कि कांच का एक प्रिज्म लीजिए और किसी अंधेरे कमरे की खिड़की पर एक छोटे छिद्र से सूर्य के प्रकाश का एक पतला किरण पुंज प्रिज्म के एक फलक पर डालिए। प्रिज्म के दूसरे फलक से बाहर निकलने वाला प्रकाश को सफ़ेद कागज की एक शीट अथवा सफ़ेद दीवार गिरने दीजिए। क्या आप क्या देखते हैं? क्या आप इंद्रधनुष जैसे ये वर्ण यहाँ भी देख पाते हैं? यह दर्शाता है कि सूर्य के प्रकाश में 7 वर्ण विद्यमान हैं। ऐसे प्रकाश को श्वेत प्रकाश भी कहते हैं। इसी प्रकाश को क्या कहते हैं? श्वेत प्रकाश कहा जाता है। श्वेत प्रकाश के वर्णों को पहचानने का प्रयत्न कीजिए। क्या इसमें कोई आपकी नोटबुक यहाँ पर देख सकते हैं? जब 7 प्रकाश जब एक ही अथी में प्रदान हो जाएगा, वो क्या का श्वेत प्रकाश हो जाएगा, उसको श्वेत प्रकाश कहते हैं। इंद्रधनुष में जैसे वर्ण आपको यहाँ पर दिख पाते हैं, यह दर्शाता है कि सूर्य के प्रकाश में 7 वर्ण विद्यमान होते हैं और ऐसे प्रकाश को श्वेत जो सातों रंग जो वर्ण विद्यमान है, ये इसको हम क्या बोलते हैं? श्वेत प्रकाश कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्रिज्म सूर्य के प्रकाश की एक किरण पुंज को 7 वर्णों में व्यक्त कर देता है। कि देख सकते हैं क्या कहते हैं, किरण पुंज को एक ये श्वेत है और इसे 7 जो है वर्ण बन रहे हैं।
क्रियाकलाप में भी दिया गया है कि आपको लगभग 10 सेंटीमीटर व्यास की गत्ते की एक वृत्ताकार डिस्क लीजिए और इसको 7 खंडों में बाँट लीजिए। दर्शाए गए अनुसार जो खंडों को इंद्रधनुष को 7 वर्णों में पेंट कीजिए। क्या आप इन खंडों में विभिन्न वर्णों के कागज़ भी चिपका सकते हैं। डिस्क के केंद्र पर एक छोटा छिद्र बनाइए और डिस्क के एक बॉल पेन को रिफिल की नोक पर ढीले से लगाइए। निश्चित कीजिए कि डिस्क स्वतंत्रता पूर्व। इसका अर्थ है कि श्वेत प्रकाश के क्या होते हैं, 7 रंग होते हैं। यहाँ पर बताया भी गया, इसका अर्थ यह है कि श्वेत प्रकाश में 7 वर्ण होते हैं। श्वेत जब हम प्रकाश देखेंगे तो उसमें सातों वर्ण विद्यमान रहता है, ठीक। ये 7 वर्ण देख रहे हैं, ये श्वेत आपको दिख रहा है, श्वेत प्रतीत होता है। 7 वर्णों को कोई डिस्क में देखेंगे और तेजी से उसको घुमा दीजिए, तो ये आपको श्वेत दिखने लगेगा, ठीक। यही यहाँ पर दिया है, घूर्णन कर घूम सके और डिस्क में जो है यहाँ पर श्वेत घुमाइए, यहाँ पर प्रकाश में घुमाइए। जब डिस्क में तेजी घूमती है तो वर्ण में आपस क्या होते हैं, ये मिल जाते हैं और यह आपको श्वेत प्रतीत होता है। इस डिस्क को सामान्यतः न्यूटन की डिस्क कहते हैं और जो ये घुमा रहे हैं इसी को हम न्यूटन का डिस्क कहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर एक बताया भी गया है कि पहली को एक अद्वितीय विचार आया, उसने एक वृत्ताकार डिस्क की सहायता से एक छोटा सा लट्टू बनाया और जिस पर इंद्रधनुष के सातों वर्ण जो है पेंट किए गए हैं और इसको घूर्णन किया तो आपको इसमें श्वेत जो है रंग प्राप्त इसको होता है। इस प्रकार ये चैप्टर आपको कैसा लगा बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है था और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। जैसे देखिए इसमें प्रमुख शब्द अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण जो है अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, प्रतिबिंब, बीम, आवर्धक लेंस, पश्च दिश दर्पण, प्रिज्म और इंद्रधनुष और वास्तविक प्रतिबिंब, पार्श्व दर्पण, गोलीय दर्पण, आभासी प्रतिबिंब, अभिसरित और अभिसारी लेंस, अपसरित, अपसारी लेंस, ये सब जो है प्रमुख शब्द यहाँ पर आपको पढ़ने को मिले। और यहाँ पर आपने क्या सीखा, तो प्रकाश रेखा के अनुदिश गमन करती है। कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य करती है। जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है और जो नहीं किया जाएगा वो आभासी होगा। जिस प्रतिबिंब के पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सके वो क्या होगा, आभासी होगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है, यह आभासी होता है तथा बिंब के समान साइज का होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी कि दर्पण के सामने बिंब की दूरी होती है। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का वाम जो होता है भाग प्रतिबिंब के दक्षिण भाग की भांति दिखाई देता है। बिंब का दक्षिण भाग प्रतिबिंब के वाम भाग की भांति जो है दिखाई देता है। अवतल दर्पण वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब बिंब को दर्पण के अत्यंत निकट रखते हैं तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा साइज के बिंब का छोटा होता है। उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब बिंब लेंस के अत्यंत निकट रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित होता है। जब उत्तल लेंस को वस्तुओं को आवर्धित करके देखने के लिए उपयोग किया जाता है तो उसे आवर्धक लेंस कहते हैं। देखिए अवतल लेंस सदैव सीधा, आभासी तथा साइज के में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। श्वेत प्रकाश क्या होता है, 7 रंगों में मिश्रित होता है, ठीक। इस प्रकार ये जो है चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आपको ये कैसा लगा आप बताएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जो है सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। यहाँ पर कुछ दिया गया है जो क्या आप जानते हैं, दर्पण अस्त्रों की भांति भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। कहते हैं कि ग्रीक वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने लगभग 2000 वर्ष पहले जो है ऐसा कर दिखाया। जब रोमनों ने ग्रीक के समुद्री तट के साइराक्यूज मतलब सिसिली नामक नगर पर आक्रमण किया तो आर्किमिडीज ने यहाँ पर चित्र में जो दर्शाया गया है कि दर्पण लगाया और दर्पणों को किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता था। इन्हें इस प्रकार व्यवस्थित किया गया कि वे सूर्य के प्रकाश को रोमन सैनिकों के ऊपर परावर्तित कर सकते थे। सूर्य के प्रकाश से रोमन सैनिकों चौंधिया गए और वे नहीं जानते थे कि क्या हो रहा है। वो चकरा गए और भाग खड़े हुए। यह एक ऐसा उदाहरण है जो स्पष्ट करता है कि किस प्रकार सैनिक ताकत पर सूझबूझ से विजय पाई जा सकती है। तो ये देख सकते हैं कैसे सूर्य की प्रकाश यहाँ पर आई, यहाँ पर दर्पण लगा हुआ और यहाँ पर परावर्तित हो गई थी। ये सैनिक है। यहाँ पर से आर्किमिडीज के दर्पण इस प्रकार से दर्शाए गए हैं। ये आप को ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट था। बताएंगे कैसा लगा, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद।